सभी का मेरे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स फॉर यू में स्वागत है। आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई ठीक प्रकार से चल रही होगी। आज हम उत्पादन की अवधारणा के अंतर्गत स्थिर लागत, कुल परिवर्तनशील लागत, कुल लागत, औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्तनशील लागत, औसत लागत और सीमांत लागत से जुड़ी हुई अवधारणाओं का विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार से दीर्घकालीन लागतों के अंतर्गत दीर्घकालीन औसत लागत और दीर्घकालीन सीमांत लागत की अवधारणाओं को समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम अल्पकालीन लागतों के अंतर्गत कुल स्थिर लागत TFC, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है, स्थिर लागत अर्थात जिनका संबंध स्थिर साधनों से होता है। ऐसी उत्पादन लागतें जिनका उत्पादन की मात्रा से कोई संबंध नहीं होता, अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर इनका मान समान बना रहता है या स्थिर बना रहता है। इसका मतलब है कि उत्पादन की इकाई 1 पर, जैसे मान लीजिए इसका मान 10 है, तो उत्पादन की जब इकाई बढ़ा करके 2 कर दी जाएगी तब भी इसका मान 10 ही बना रहेगा। एक स्थिति ऐसी भी आ सकती है कि यदि फर्म अपना उत्पादन करना बंद कर देती है, अर्थात उत्पादन की इकाई 0 हो जाती है, तो भी ये लागतें फर्म को सहन करनी पड़ती हैं, अर्थात उस समय भी इनका मान 10 इकाई ही बना रहेगा और इनका संबंध मुख्य रूप से स्थिर साधनों का प्रयोग करने से होता है। ऐसी लागतों में हम मुख्य रूप से जो कारखाने का भवन है उसका दिया जाने वाला किराया, स्थायी जो कर्मचारी हैं जिनको हटाया नहीं जा सकता उनका वेतन, जो पूंजी है जो लगाई गई है उस पर चुकाया जाने वाला ब्याज, बीमा की किस्त, इन चीजों को इसके अंतर्गत शामिल करते हैं और इनको हम अप्रत्यक्ष लागतें भी कहते हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात इनके संबंध में है वो ये है कि इनका उत्पादन से संबंध नहीं होता है कि उत्पादन चाहे कम है या ज्यादा है या उत्पादन को बंद कर दिया तब भी ऐसी लागतें फर्म को या उत्पादक को उठानी पड़ती है। दूसरी होती है कुल परिवर्तनशील लागतें, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जैसा कि इसमें नाम परिवर्तनशील, जिनका मान परिवर्तित होता रहेगा, इसलिए इनका संबंध भी किनसे होता है? उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों से। ये ऐसी लागतें होती हैं जो प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन की मात्रा के साथ बदलती रहती हैं या परिवर्तित होती रहती हैं, अर्थात इन लागतों की जो मात्रा है वह उत्पादन के स्तर पर निर्भर करती है। इसलिए ये उत्पादन बढ़ने पर बढ़ जाती हैं और उत्पादन घटने पर घट जाती हैं। और जब उत्पादन का मान 0 हो जाएगा तो इनका मान 0 भी हो जाएगा। यहाँ ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर हम देखा कि टोटल स्थिर जो हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट थी उनका मान 0 नहीं हुआ था, लेकिन TVC का मान उत्पादन का मान 0 होने पर 0 हो जाता है। ऐसी लागतों में मुख्य रूप से हम जो उत्पादक कच्चा माल प्रयोग कर रहा है उसका मूल्य, अस्थायी श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी, उत्पादन कर, ईंधन आदि के मूल्य को इनके अंतर्गत शामिल करते हैं। तीसरी होती है कुल लागत, टोटल कॉस्ट TC। अल्पकाल में किसी वस्तु के उत्पादन पर वहन की जाने वाली कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत दोनों का यदि जोड़ कर दिया जाए तो जो राशि प्राप्त होगी वो कुल लागत को दर्शाएगी। अर्थात हम ये कह सकते हैं TC = TFC + TVC, अर्थात इन दोनों लागतों को जोड़ दें तो हमारे पास जो मान प्राप्त होगा वो कुल लागत को दर्शाएगा। जैसे आप ये समझ सकते हैं, मान लीजिए एक फर्म के लिए यदि कुल लागतों का मान 50 रुपए है और कुल परिवर्तनशील लागतों का मान 60 रुपए है तो कुल लागत कितनी हो जाएंगी? 50 + 60 = 110 रुपए। अब यदि इन तीनों लागतों को एक साथ हम एक सारणी और रेखा चित्र के द्वारा समझा सकते हैं। सारणी में आप देखें, सबसे जो पहला कॉलम है वह उत्पादन की मात्रा जिसको हम Q के द्वारा दर्शाते हैं। दूसरे कॉलम में कुल स्थिर लागत TFC, तीसरे कॉलम में कुल परिवर्ती लागत या कुल परिवर्तनशील लागतें TVC और चौथे कॉलम में उत्पादन की कुल लागत TC। अब आप यहाँ ध्यान दें कि जब उत्पादन की मात्रा 0 है तो जैसा कि हमने परिभाषा के अनुसार देखा था कि TFC का मान हमेशा स्थिर रहता है चाहे उत्पादन की मात्रा 0 क्यों ना हो। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जब उत्पादन की मात्रा 0 है उस समय TFC का मान हमने मान लिया 10 है।
ऐसी स्थिति में टीवीसी का मान कितना होगा? चूंकि टीवीसी का मान उत्पादन की मात्रा पर निर्भर कर रहा है और यहाँ चूंकि उत्पादन हो ही नहीं रहा है, उत्पादन की मात्रा 0 है, इसलिए टीवीसी का मान भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब बात करें कुल लागत टीसी, हमने सूत्र रूप में देखा था टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। अब यहाँ टीएफसी का मान है 10 और टीवीसी का मान है 0, दोनों को जोड़ दिया हमने, 10 प्लस 0 तो बराबर कितना आ गया? 10 इकाई। ये 10 इकाई जो है कुल लागत को दर्शाती है। अब बात करें जब उत्पादन की मात्रा बढ़ा करके 1 इकाई कर दी जाती है। अब टीएफसी का मान, मैंने पहले बताया कि टीएफसी का मान उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर समान रहेगा, इसलिए यहाँ इसका मान भी कितना रहेगा? पहले के समान 10 इकाई ही रहेगा। लेकिन अब कुल परिवर्तनशील लागत, चूंकि अब हमने उत्पादन कार्य शुरू कर दिया है, इसलिए उत्पादन की परिवर्तनशील साधन काम में लेंगे, उनकी लागत मान लिया हमने यहाँ 8 इकाई है। इसलिए जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कुल लागत हमारे पास प्राप्त आ जाएगी 18 इकाई। 10 प्लस 8 18 इकाई। अब उत्पादन की मात्रा हमने और बढ़ा दी, 1 से बढ़ा करके 2 इकाई कर दी, उन्हें वही टीएफसी का मान स्थिर गया। विशेष ध्यान रखें कि टीएफसी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होना है, लेकिन कुल परिवर्तनशील लागतें जो हैं उसका मान बदलेगा। अब देखिए, पहले जो 1 इकाई थी उसके लिए टीवीसी का मान था 8। अब जो ये 2 इकाई है, यहाँ 2 इकाई का मतलब है 1 प्लस 1, अर्थात पहली इकाई उत्पादन की प्लस दूसरी इकाई। पहली इकाई के लिए आपने देखा था जो टीवीसी का मान था वो था 8 इकाई। अब हम जब 2 इकाइयों की बात कर रहे हैं, यहाँ हमने मान लिया है 14। इसका मतलब क्या है? जो दूसरी इकाई है उसकी जो परिवर्तनशील लागतें आई हैं वो केवल 6 इकाई आई है, क्योंकि जबकि पहले की कितनी थी? 8 इकाई। अर्थात इन लागतों का मान उत्पादन मात्रा के साथ साथ एक बिंदु तक बढ़ेगा, लेकिन बढ़ने की दर कैसी होगी? दर घटती हुई होगी। पहले 8, अब 6, तो कितना हो गया? 14। और टीसी का मान कहां से निकलेगा? टीएफसी और टीवीसी को जोड़ देंगे तो 10 प्लस 14 बराबर 24। अब तीसरी इकाई की बात करें उत्पादन की, ये क्या बताती है? पहली दोनों इकाइयां प्लस तीसरी इकाई, तो कुल स्थिर लागत टीएफसी वही 10 इकाई रहेगी। अब कुल परिवर्तनशील लागत टीवीसी का मान कितना हो जाएगा? देखिए, पहले के लिए था 8, दूसरी के लिए 6। अब चूंकि मैंने कहा था एक बिंदु तक इनका मान घटती हुई दर से बढ़ता है, तो 6 से कम, अर्थात हमने मान लिया 4 इकाई। तो पहली 2 की लागत 14 और प्लस 4 ये तीसरी इकाई की, तो कुल टीवीसी कितनी हो गई? 18 इकाई आपके पास में। अब इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जब टीसी का मान निकालेंगे तो टीएफसी 10 और ये 18 दोनों जोड़ दिए हमने, कुल मान कितना आ गया? 28 इकाई। यही क्रम हम आगे भी देख रहे हैं, लेकिन जब उत्पादन की इकाई 5 पर आ जाते हैं तब आप देखिए क्या परिवर्तन आ रहा है। 5 पर आकर के टीएफसी का मान तो स्थिर रहेगा, 10 ही रहेगा, लेकिन टीवीसी के मान में अब बढ़ती हुई दर से वृद्धि होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि इससे पहली वाली इकाई के लिए हम देख रहे हैं केवल 2 इकाई की वृद्धि हुई थी। अब यहाँ कितनी इकाई की वृद्धि हो रही है? 5 इकाई। तो 20 से बढ़कर के कितना हो गया? अभी 25। और कुल लागत कितनी हो जाएगी? 10 प्लस 25 बराबर 35 इकाई। छठी इकाई के लिए देख रहे हैं, अब यहाँ क्या होगा? टीवीसी का मान और बढ़ती हुई दर से बढ़ेगा। जैसे कि हमने वहां 5 का डिफरेंस लिया था 20-25 के बीच में, अब यहाँ आप देख रहे हैं 25 और 32, 7 का डिफरेंस है। दर लगातार बढ़ती जा रही है और उसी रूप में कुल लागत भी बढ़ जाती है हमारी, 10 प्लस 32 जो 42 आ जाती है। 7वीं इकाई के लिए देखें तो यहाँ टीवीसी का मान और तेज गति से बढ़ेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने कितने का डिफरेंस लिया है? 14 का डिफरेंस लिया है ना? तो 46 और 10 कुल लागत हमारे पास कितनी आ जाएगी? 56 इकाई। 8वीं इकाई के लिए मैंने पहले बता दिया टीवीसी का मान और तेजी से बढ़ेगा। यहाँ आप देख रहे हैं कितने का डिफरेंस आ रहा है? 24 इकाई का डिफरेंस आ रहा है ना? तो कुल कितनी होगी टीवीसी हमारे पास? 70 इकाई। और कुल लागत की बात करें तो 10 प्लस 70 जोड़ने पर कितना मान आ गया? 80 इकाई। इस प्रकार आपको इस सारणी में जो विशेष बात ध्यान रखनी है वो ये है, पहली बात तो जो टीएफसी का मान है वो उत्पादन की प्रत्येक मात्रा पर स्थिर रहेगा। जैसे यहाँ 10 लिया है, आप इसके स्थान पर और कोई भी मान ले सकते हैं। इसी प्रकार से टीवीसी का मान, टीवीसी का मान जब उत्पादन की मात्रा 0 होगी तो उस समय 0 होगा,
उसके बाद में जैसे जैसे उत्पादन बढ़ाएंगे वैसे वैसे एक बिंदु तक तो ये घटती हुई दर से बढ़ेगा, लेकिन उस बिंदु के बाद में ये बढ़ती हुई दर से बढ़ेगा। इसका विशेष आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात, जो टीसी का मान निकालेंगे उसका सबसे आसान तरीका है, आपको टीएफसी और टीवीसी का योग प्रत्येक स्तर पर करते जाना है, तो आपके पास टीसी के मान निकल जाएंगे। अब इन तीनों के संबंध को समझने के लिए इनके रेखा चित्र का अध्ययन करते हैं, रेखा चित्र बनाते हैं। रेखा चित्र में आप देख रहे हैं दोनों अक्षों पर, OX अक्ष पर उत्पादन की मात्रा Q को दर्शाया है और OY अक्ष पर आप देख रहे हैं लागतें। तीन प्रकार की लागतें थी हमारे पास, TFC, TVC और TC। तीनों को हम दर्शा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम उत्पादन की मात्रा और TFC के संबंध को। जैसा कि आपने जो हमने सारणी में मान लिए हैं उन्हीं मानों को रेखा चित्र में हमें दर्शाना है। और जैसा कि मैंने पहले भी रेखा चित्र में बताया था, आप बराबर बराबर दूरी पर बिंदुओं को रेखा चित्र के अनुसार अंकित कर लें और फिर जो जो मान हमारे पास है उनको एक एक रेखा चित्र में दर्शाते हैं। पहली बात कर रहे हैं हम TFC की। TFC का मान आपने देखा उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर 10 था। ऐसी स्थिति में जब आप इन मानों को दर्शाएंगे तो आपको X अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा के रूप में TFC वक्र प्राप्त होगा। फिर उसके बाद आप बनाएंगे TVC वक्र। TVC वक्र को आप देख रहे हैं 0 से शुरू हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब उत्पादन की इकाई 0 थी उस समय TVC का मान 0 था। ये आपने सारणी में देखा है। इसके बाद आप अगले मान को लेंगे, जैसे 1 पर 8 है तो 1 पर 8 दर्शाएंगे और उसके अनुसार बाकी के मानों को भी दर्शाएंगे। तो आप देखेंगे जो TVC वक्र है वो नीचे से ऊपर की ओर पहले तेजी से बढ़ता है, फिर धीमी गति से बढ़ता हुआ ऊपर की ओर जा रहा है। ये हमारा TVC वक्र है। इसी प्रकार से आप तीसरे वक्र की रचना करेंगे। किस किस के बीच में? उत्पादन की मात्रा और TC के मानों के बीच में। ये आप देख रहे हैं कि जो TC की शुरुआत होती है वो कहां से हो रही है? 10 से शुरुआत हो रही है। 10 से शुरुआत क्यों हो रही है? क्योंकि जब उत्पादन की मात्रा 0 है उस समय TC का मान कितना है? 10 इकाई है। अब उसके बाद 1 इकाई पर कितना है, 2 पर कितना है, इसी प्रकार से आप उत्पादन की 8 इकाइयों तक के जो मान है अलग अलग, उन सभी को रेखा चित्र में आप दर्शाते जाएंगे तो आपको चित्र के अनुसार एक TC वक्र प्राप्त हो जाएगा। यहाँ एक बात ध्यान रखें, जैसे जो TC वक्र है वो TVC वक्र के हमेशा बाईं ओर स्थित होता है। कहीं भी ये दोनों वक्र एक दूसरे को नहीं काटेंगे। यदि कहीं काट रहे हैं तो इसका मतलब आपके रेखा चित्र में या कोई मान लेने में आपसे गलती हुई है। इसलिए ध्यान रखें ये दोनों वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे और TFC वक्र हमेशा X अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होगा। तो यहाँ पर यदि हम दोनों चीजों का विश्लेषण करें, सारणी और रेखा चित्र का, तो हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण बातें निकल करके आती हैं। जैसे पहली बात निकलती है कि कुल स्थिर लागत या TFC का मान हमेशा उत्पादन का प्रत्येक स्तर चाहे कुछ भी हो वो स्थिर ही रहेगा। इसलिए TFC वक्र X अक्ष के समांतर सरल रेखा के रूप में प्राप्त होगा। दूसरी बात, जो TVC वक्र है वो उत्पादन में समान वृद्धि करने पर प्रारंभ में घटती दर से बढ़ता है और बाद में एक बिंदु के बाद तेजी से बढ़ने लगता है, जैसा कि सारणी और रेखा चित्र में हमने उत्पादन की 4 इकाई मात्रा के बाद देखा है। तीसरी बात इससे निकल करके आती है, जो कुल लागत है जो TC है वो TFC और TVC के योग को दर्शाती है। इसीलिए TC वक्र हमेशा TVC वक्र के बाईं ओर स्थित होगा और ये जो TC वक्र है इसका मान भी TVC के समान ही पहले घटती दर से और बाद में बढ़ती हुई दर से बढ़ता है। अब बात करते हैं चौथी लागतों की, औसत स्थिर लागत की। औसत स्थिर लागत के TFC के समान ही है। यहाँ पर यदि हम कुल स्थिर लागत TFC में उत्पादन की मात्रा का भाग दे दें तो जो राशि हमें प्राप्त होगी वो औसत स्थिर लागत AFC एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कहलाती है। यदि सूत्र रूप में दर्शाना चाहें तो AFC इज इक्वल टू TFC बटा Q, जहाँ पर TFC कुल स्थिर लागत को बता रही है और Q उत्पादन की इकाइयों को दर्शाती है। मान लें एक एग्जाम्पल से समझें, माना TFC 200 रुपये है और जो उत्पादन की इकाई है वो मान लिया 2 इकाई है। तो हमें यदि AFC का मान निकालना है तो क्या करना पड़ेगा सूत्र से?
200 में 2 का भाग दे देंगे तो हमारे पास AFC का मान कितना आ जाएगा, 100 इकाई आ जाएगा। अब इसमें एक विशेष बात याद रखनी है कि जैसे जैसे हम उत्पादन की मात्रा बढ़ाते हैं वैसे वैसे औसत स्थिर लागत या AFC का मान घटता जाता है। लेकिन इसके संबंध में जो विशेष तथ्य है वो ये है कि प्रारंभ में तो ये बहुत तेजी से कम होती है लेकिन बाद में धीरे धीरे घटती है। इसलिए जब हम AFC वक्र की रचना करेंगे तो हम देखेंगे कि इसकी जो आकृति प्राप्त होती है वह हाइपरबोला या अति परवलय आकार की होती है। अगली अवधारणा की बात करते हैं हम, औसत परिवर्तनशील लागत ABC। ABC को AFC की तरह ही जैसे वहां हमने TFC की सहायता से ज्ञात किया था तो ABC को हम TBC की सहायता से ज्ञात करते हैं। अर्थात कुल परिवर्तनशील लागत TBC में यदि उत्पादन की मात्रा का या Q का भाग दे दिया जाए तो जो राशि प्राप्त होगी वो ABC कहलाती है। यदि सूत्र की बात करें ABC का तो सूत्र क्या हो जाएगा, ABC = TBC बटा Q। यहाँ ABC क्या दर्शा रहा है, औसत परिवर्तनशील लागत, और TBC कुल परिवर्तनशील लागत, और Q उत्पादन की मात्रा। यदि हम एग्जाम्पल से समझें, जैसे मान लिया जो TBC है उसका मान 5 इकाई है, मान लो 50 इकाई है, 50 इकाई है, और Q जो है 5 इकाई है, तो ABC कितना आ जाएगा, 50 बटा 5, अर्थात 10 इकाई जो मान आया वो ABC के मान को दर्शाएगा। ये जो सूत्र हैं आपको जब पेपर में हेल्प करेंगे जब आप सारणी में इन अज्ञात मानों को ज्ञात करेंगे। इसके बारे में विशेष बात यह है कि जैसे जैसे उत्पादन में वृद्धि होगी वैसे वैसे फर्म को बड़े पैमाने की बचतें प्रारंभ होने लग जाती हैं। इसलिए बड़े पैमाने की बचतें मिलने से एक बिंदु तक ABC का मान धीरे धीरे कम होता है और उस बिंदु पर पहुंचने के बाद इसका मान न्यूनतम हो जाता है, और उसके बाद जैसे जैसे उत्पादन बढ़ाया जाता है तो ये जो ABC का मान है वो बढ़ने लग जाता है। ऐसी स्थिति में जब हम ABC के वक्र की रचना करेंगे तो वो अंग्रेजी के U आकार का प्राप्त होगा, जिसको हम आगे देखेंगे। छठी लागत होती है औसत लागत AC। ये कुल लागत की सहायता से ज्ञात की जाती है। जब हम अल्पकालीन कुल लागत में उत्पादन की इकाइयों Q का भाग दे देते हैं तो जो राशि हमें प्राप्त होती है वो औसत लागत AC कहलाती है। अर्थात AC बराबर TC बटा Q। अर्थात यदि हमें ये दे दिया जाए पेपर में कि भाई उत्पादन की कुल लागत इतनी है और इतनी उत्पादन की इकाइयां हैं, आप AC ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करेंगे, TC के मान में Q का भाग दे देंगे और आप AC का मान आसानी से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से AC को ज्ञात करने का एक दूसरा तरीका और भी है। उसमें क्या करते हैं हम, AFC जो औसत स्थिर लागत था और औसत परिवर्तनशील लागत ABC, इन दोनों का जोड़ कर देते हैं, तब भी हमें जो मान प्राप्त होगा वो औसत लागत AC को ही बताता है। यदि इसका संबंध क्या है कि मान लीजिए आपको AFC का मान दे दिया 5 इकाई और ABC का मान दे दिया मान लो 10 इकाई, और आपसे औसत लागत AC का मान पूछा, तो आप क्या जवाब देंगे, 5 + 10 बराबर 15। तो जो 15 मान आएगा वो हमारा औसत लागत AC को व्यक्त करेगा। एक विशेष बात और भी है कि जो हमारे उत्पादन की औसत लागत होती है वह उसकी प्रति इकाई लागत को भी दर्शाती है। अर्थात वस्तु की एक इकाई की उत्पादन लागत कितनी आई है इसको बताती है। अब अगली लागत की बात करते हैं, सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट MC। जैसा कि आपको पहले भी मार्जिनल शब्द का मैंने बताया था अर्थ, वहां पर लिखा था एक अतिरिक्त इकाई, विशेष इसमें काम आती है हमारी, एक अतिरिक्त इकाई की वृद्धि करें कमी करें तो जो परिवर्तन होता है ना उसको हम सीमांत शब्द से जानते हैं। अब चूंकि इसका उपयोग किसके संदर्भ में कर रहे हैं, हम लागतों के संदर्भ में कर रहे हैं, इसलिए यदि परिभाषा दे तो क्या हो जाए कि अल्पकाल में फर्म द्वारा उत्पादन की मात्रा में एक इकाई की वृद्धि करने पर जो कुल लागत में परिवर्तन आएगा उसे सीमांत लागत MC कहेंगे। क्या मतलब निकला इसका, जैसे मान लीजिए फर्म 5 इकाइयों का उत्पादन कर रही थी और कुल लागत मान लें हम 25 इकाई आ रही थी। अब उस फर्म ने एक इकाई की वृद्धि कर दी तो इकाई कितनी हो जाएंगी, ये बढ़कर के
5 से 6 हो जाएंगे और कुल लागत मान लीजिए बढ़ करके 29 इकाई हो जाती है। अब आप सीमांत लागत बताइए कितनी होगी। तो 1 इकाई जो वृद्धि की थी उससे लागत में कितनी वृद्धि आई, 4 इकाई की वृद्धि आई। आप देख रहे हैं 29 में से 25 कम कर दिया हमने, तो जो ये 4 इकाई मान आया ये हमारा किसको बताता है, सीमांत लागत को बताता है। अब यदि इसके सूत्र की बात करें तो सूत्र क्या हो जाएगा, MC = डेल्टा TC बटा Q। डेल्टा का चिन्ह पहले भी आया है, अपना त्रिभुजाकार आकृति जो होती है ना, उसको हम डेल्टा के द्वारा जानते हैं। और डेल्टा किसको बताता है, परिवर्तन को बताता है। अब जैसे यहाँ क्या कह रहे हैं हम, डेल्टा TC मतलब क्या निकला इसका, कुल लागत में होने वाला परिवर्तन, और डेल्टा Q उत्पादन की इकाइयों में होने वाला परिवर्तन। एक तो इसका ये सूत्र रहेगा। एक सूत्र इसका दूसरा और भी होता है, वो सूत्र होता है MC = TCN माइनस TCN माइनस 1। TC क्या है, ये कुल लागत, n इकाइयों की कुल लागत, वो तो क्या कहलाएगी, TCN। और उससे ठीक पहले की इकाइयां जिसको हम n-1 के द्वारा बता सकते हैं, उनकी कुल लागत क्या कहलाएगी, TCN माइनस 1। तो आप यदि TCN के मान में से TCN माइनस 1 के मान को घटा देते हैं तो जो राशि प्राप्त होगी वो MC को बताएगी या सीमांत लागत को बताएगी। जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा मैंने समझाया भी है। जैसे अपन कह रहे हैं कि मान लो उत्पादन की 6 इकाई ली हमने और जो उसकी कुल लागत आती है वो TCN 500 रुपये है, और n-1 अर्थात इससे पहले 1 इकाई कम कर दी हमने 5 इकाइयों की, यदि कुल लागत 460 रुपये आती है। ये जो 460 रुपये है इसको किसके द्वारा दर्शाते हैं हम, TCN माइनस 1। अब सीमांत लागत का मान निकालना है तो सीमांत लागत MC = TCN माइनस TCN माइनस 1। TCN का मान कितना था, 500 रुपये, और TCN माइनस 1 का मान कितना है, 460 रुपये। तो सीमांत लागत की मान कितना निकल जाएगा, 500 माइनस 460 बराबर 40 रुपये। इस प्रकार से अभी हमने अल्पकाल से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की 7 लागतों का अध्ययन किया है, जिनमें से हमने TFC, TVC और TC की व्याख्या रेखा चित्र और सारणी के द्वारा कर चुके हैं। इनसे आगे की जो हमारी चारों अवधारणाएं हैं उनके रेखा चित्र, सारणी के द्वारा व्याख्या और जो हमारी दीर्घकालीन लागतें हैं LAC और LMC, उन सभी का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक अवश्य करें। यदि चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे सभी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।